Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Peace Classes by ललन कुमार। हमारे सभी बच्चों को याद हो गया है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हाँ, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त उसके बगल में बताइए, क्योंकि 5 जनवरी से ऑनलाइन भी 12th क्लास शुरू करेंगे। इसलिए 5 जनवरी से ऑनलाइन भी क्लास शुरू होगा 12th क्लास का। जो भी बच्चे हमारे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, भागलपुर नहीं आएंगे, वो अपने घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे होल सिलेबस का मात्र फी है 2100। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपको ऐप में जोड़ देंगे और पूरा साल आप पढ़ाई कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई आपको मिलेगी। कंपटीशन के साथ साथ आप बेसिक नॉलेज के साथ साथ बोर्ड लेवल की तैयारी आप करेंगे। 90% नंबर लाने की गारंटी, नहीं तो पैसा रिटर्न। समझ गए ना? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को लेके आज हम लोग काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर हमारा जो था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमें याद कर लेना है कि हमारा बर्नौलीज थ्योरम था क्या। उसमें कुछ स्पेशल बात लगाएंगे और तब फिर उसका अप्लाई को पढ़ेंगे। सर, हम बच्चे लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ये एक हॉरिजेंटल प्लेन बनाए थे, याद है ना? ये हॉरिजेंटल प्लेन है आपका। इस हॉरिजेंटल प्लेन से कुछ ऊंचाई पर एक नली बनाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें तरल पदार्थ का धारा रेखी प्रवाह हो रहा था, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था। तो इस किनारे का एरिया हम लोगों ने कहा था A1। यहाँ से जो लिक्विड प्रेस करता था वेलोसिटी V1, प्रेशर माने थे P1, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलता था वेग V2, प्रेशर P2 और एरिया A2। इतने बात को माना था। और लिक्विड का डेंसिटी क्या कहा था? रो। और इधर के यहाँ का ऊंचाई कहे थे H1 और यहाँ का ऊंचाई कहे थे हम लोग H2 कहे थे। और हम बच्चों को बर्नौलीज थ्योरम का जो इक्वेशन आया था, वह इक्वेशन हम लोग को इस तरह से आया था। गौर करके देखेंगे, इक्वेशन आया था P1 प्लस रो G1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये मिला था इक्वेशन। नली के दोनों सिरों पर तुलना करेंगे तो ये इक्वेशन था। अब कहता है कि इसके अंदर कहीं भी कोई एक क्रॉस सेक्शन पर बात करो। तब इस क्रॉस सेक्शन के लिए डायरेक्ट इक्वेशन आपको लिखाया था P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको फाइनल मिला था। तो नली के दो सिरों में जब तुलना करने की बारी आएगी, तब आपको ये इक्वेशन लिखना है। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर लिखना है, तब हम इसको लिख लेंगे। राइट, दिमाग में सेट हुआ? अभी ये नली क्षैतिज है कि वक्र है? वक्र है। लेकिन यदि नली एकदम क्षैतिज रखा जाए तो क्या अंतर हो जाएंगे? गौर से देखिए। फॉर हॉरिजेंटल ट्यूब, फॉर हॉरिजेंटल
हॉरिजॉन्टल ट्यूब, क्षैतिज नली के लिए क्या बोले, क्षैतिज नली के लिए यदि मैं बात बोलूं आपसे, आपका क्या सोच होगा? क्षैतिज नली के लिए यदि बात किया जाए तो आप कहोगे एकदम बिना किसी का पूछे, जल्दी बोलिए, यस नो, एकदम गारंटी, एनी प्रॉब्लम, कंफर्म, फुल कॉन्फिडेंस में, वेरी गुड। H1 बराबर H2 कहने का मतलब हम दोनों तरफ कोई कांस्टेंट से गुना कर दें तो कोई दिक्कत? तो चलिए कोई कांस्टेंट गुना करते हैं, रो जी से गुना करते हैं दोनों तरफ, होगा ऐसा क्या? इसका मतलब हुआ रो जी H1 बराबर रो जी H2, हमेशा होगा कि कब होगा? हाँ, जब नली क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो वहां पर रो जी H1 बराबर रो जी H2 होगा। जैसे ये बराबर होगा माय डियर बच्चों लोग, आप गौर करके देखना, ये टर्म गायब, जल्दी देखिए, हो जाएगा गायब, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज होके आपका हो जाएगा पी प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। और क्षैतिज नली के किसी एक क्रॉस सेक्शन पर बात करें, जैसे इस इक्वेशन के द्वारा एक क्रॉस सेक्शन पर ये इक्वेशन लिखा था ना, तो क्षैतिज नली के लिए किसी एक क्रॉस सेक्शन पर बोलेंगे तो P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट बोलेंगे क्या? बड़ा मजेदार इक्वेशन है, बहुत अच्छा जानकारी आपको देगा ये क्वेश्चन। नोट कर लिया यहाँ तक जल्दी से, एकदम फास्टली नोट कर लीजिए, फिगर तो बना हुआ ही है, फिगर में समय बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन लिखिए, फटाक से दो चार को सेंटेंस लिखिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा, जल्दी से। चलिए रेडी। अब ये जो लास्ट इक्वेशन आप बच्चों को मिला है, आइए देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सब मैसेज देता है। ये इक्वेशन बहुत अच्छा मैसेज आपको देगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट देगा। आइए कुछ कंसेप्ट हम लोग लेते हैं फटाफट जल्दी से। फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब आप लोगों को ये इक्वेशन मिल गया, ये कौन से सोचना आप लोग, ये 1/2 रो तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। जो लिक्विड का डेंसिटी है वो बदलने वाला तो नहीं है, जब तक लिक्विड नहीं बदलेंगे, फ्लूइड नहीं बदलेंगे, तब तक रो नहीं बदलेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो P हुआ तुम्हारा प्रेशर, V हुआ तुम्हारा वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ, ये लाइन हम बच्चों को सिखाता है, जहां पर फ्लूइड फ्लो करता है, तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, वहां पर प्रेशर और वेलोसिटी
का जो सम है वह कांस्टेंट होगा, दोनों का जोड़ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं यदि दोनों का जोड़ कांस्टेंट है और तो p का मान मान लेता हूं मैं कुछ देर के लिए 20 है, कहीं पर 20 है, और इस टर्म का वैल्यू है कहीं पर 20 मान लेते हैं, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मान लेते हैं। जोड़ तो 40 होगा कन्फर्म, मानने की बात नहीं है। ये दोनों का वैल्यू 20-20 लिया मैंने, कुछ देर के लिए मान लिया। अब कहा कि सर ये वैल्यू घट के हो जाएगा, मान लो कि ये घट के हो गया 10, तो मजबूरी है कि आपको इसको कितना करना होगा, 30 करना होगा, तभी दोनों का जोड़ कितना पूरेगा, क्योंकि 40 कांस्टेंट रहना, ये ना घटे ना बढ़े, ये दोनों का मान आपस में घटे बढ़े, लेकिन वो नहीं घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, जो थ्योरम अभी तक कहा हम लोग, थ्योरम का यही लाइन है, यही निष्कर्ष है। तो ये यदि निष्कर्ष है तो यहाँ से प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे मोहन साहब, ये डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, कन्फर्म। यदि सर हम कहाँ यहाँ कहें कि ये मान घट बढ़कर हो गया 30, तो सर ये मान घट के क्या हो जाएगा 10, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर ये मान इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, और ये मान क्या हो गया, डिक्रीज कर गया सर। तो ये एग्जाम्पल देख के मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में आपको सेट कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब फ्लूइड फ्लो करता है, तरल पदार्थ का प्रवाह होता है, तो जहां पर प्रेशर कम होगा वहां वेग अधिक, और जहां पर प्रेशर अधिक होगा वहां वेग कम होगा, राइट। एक ही तरल पदार्थ के प्रवाह के बारे में हम लोग सोचें, कल्पना करें, तो कहीं प्रेशर अधिक होगा तो वहां वेग कम हो जाएगा, जहां प्रेशर कम होगा वहां वेग अधिक हो जाएगा। ये लाइन सेट का मन में है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल ले कहीं पर कहाँ ऐसा लागू होगा, आइए गौर से देखिएगा। पहला नंबर में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सपोज कीजिए ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर लोग सब खड़े हैं, ये लोग सब खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, राइट। सर यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बगल में पटरी गुजर है, ट्रेन की पटरी है, और तो क्या यहाँ पर जो हवा होगा, हवा का सभी जगह वेग अभी एक समान होगा कि अलग होगा। जब ट्रेन नहीं गुजरती है तो पटरी के आसपास, प्लेटफॉर्म के आसपास सब जगह का हवा का स्पीड एक जैसा होगा, तो सब जगह का प्रेशर भी क्या होगा, एक जैसा होगा। वेग एक समान तो प्रेशर भी एक समान, राइट। अब अचानक ट्रेन आई और इस पर ट्रेन अचानक तेजी से दौड़ने लगा, ट्रेन इस पर तेजी से दौड़ने लगा, तो जैसे ट्रेन इस तरह से स्पीड से गति करते हुए आगे बढ़ता है, तो प्यारे बच्चों आप गौर करके देखना, यहाँ के आसपास का हवा का वेग बढ़ेगा कि घटेगा, हवा का वेग तेजी से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ेगा। तो जैसे तेजी से हवा का वेग बढ़ेगा माय डियर बच्चों, प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा, इस जगह के आसपास का प्रेशर, हवा का प्रेशर तेजी से घटेगा, तेजी से घटेगा। जैसे प्रेशर घटेगा, मान लो शुरू में प्रेशर यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था शुरू में प्रेशर, और यहाँ पर हवा का वेग बढ़ने के कारण प्रेशर घट के 100 से घट के हो गया 40, मान लो घट के कितना हो गया। तो प्रेशर जब कम हो जाएगा तो यहाँ का हवा का इसको बैलेंस करने के लिए दौड़ेगा कि नहीं, तेजी से दौड़ता है। तो ये जो हवा उधर से दौड़ेगा, ये जो आदमी यहाँ खड़ा है उसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, वो हवा उसको तेजी से धक्का मारता है, तो आदमी लगता है कि पटरी में घुस जाएंगे, ट्रेन हमको खींच रहा है, नहीं तो बोलता भी है लोग सब, अरे प्लेटफॉर्म से दूर रहना, ट्रेन आएगा तो खींच लेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो क्या ट्रेन खींचता है, ट्रेन नहीं खींचा, हवा जो है वो प्रेशर देके आपको धकेल रहा है, खींच नहीं रहा है कोई, हवा धक्का मारा, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए तेजी से उधर से दौड़ता है, धक्का मारता है। तो क्या यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम का लागू हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ तुम्हारा बर्नौलीज थ्योरम का अप्लाई। बर्नौलीज थ्योरम के अप्लाई से इस क्वेश्चन का जवाब दिया गया।
राइट, सेट हुआ मन में? क्लियर हो गया बात? फिर से रिपीट करता हूँ, हल्का सा ध्यान दीजिएगा गौर से। जब ट्रेन नहीं गुजरती है पटरी पर तो वहाँ के आसपास का वातावरण एक जैसा माहौल होगा, हवा का गति का वेग जो होगा वो सबका एक जैसा होगा। अचानक ट्रेन गुजरती है तेजी से तो क्या वहाँ के हवा में स्पीड आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, हवा में तेजी से स्पीड आ जाता है। किसके कारण? जल्दी बताओ। ट्रेन का सतह सॉलिड है, हवा का गैस का मॉलिक्यूल गैस है, तो जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव फोर्स लगता है, तो जैसे ट्रेन आता है उसके साथ एडहेसिव फोर्स के कारण ट्रेन से चिपकना चाहता है, ट्रेन गति में है तो वहाँ का हवा भी गति में आ जाता है, वो एडहेसिव फोर्स के कारण उसको वहाँ पर गति में ले आता है। तो जैसे अचानक वेग बढ़ जाता है तो अचानक प्रेशर घट जाता है, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बगल अगल का हवा तेजी से दौड़ता है, तो बीच में जो ऑब्जेक्शन आएगा उसको धक्का मारना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान देना, पतला दुबला आदमी नहीं खिंचाता है ट्रेन में जल्दी, ढेर मोटा है, ढेर हवा छेकेगा तो उसमें ढेर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब हमने दिया, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। व्यवहारिक जीवन में ये घटना घटता है, उसका जवाब हम लोग दे दिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, लोग बोलते हैं कि सर तेज आंधी आता है छप्पर उड़ जाया करता है, बॉव पकड़ता है, देखो बॉव पकड़ता है, वही बॉव पकड़ता है का मतलब समझना है, वही बॉव पकड़ने वाला जो बात है उसी को समझना है गौर। व्हाइट बोर्ड थोड़े इसके डिलीट हो गया बनना है, लगातार हमने बोला ना एक तुर में बाद हम छापते रहिए, ठीक है? हम 2 लाइन तो चाहिए कि छापा हूँ, खाली समझे रहे सुने रही कि रे देखो तो मेरा बच्चा लोग एक्सपर्ट है क्या? अभी सब फोटो तो नहीं बनाएगा हम लोग। चलिए, हाँ, अब हम लोग यहाँ से गप करेंगे। सर हमारे पास एक झोपड़ी वाला घर है, यहाँ खिड़की उड़की था, याद रखना, ये गेट है, राइट? अब बताओ, जब आंधी नहीं आया है तो इधर का हवा, यहाँ पर हवा, यहाँ पर हवा, सब जगह का गति एक जैसा रहेगा, थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा तो बात है, लेकिन एक जैसा रहेगा। तो इधर का भी प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर है ये भी प्रेशर एक जैसा रहेगा। मान लेते हैं छप्पर के ऊपर का प्रेशर कितना है? 100 है, यहाँ पर की प्रेशर कितना है? 100 है, दोनों बैलेंस में है। तेज आंधी आई, घर के अंदर खिड़की उड़की बंद है, गेट सब बंद है, तेज आंधी आ गया तो घर के अंदर का हवा में कोई अंतर होगा? हवा में कोई स्पीड नहीं आएगा, घर के अंदर का हवा एकदम शांत है, जैसे है वैसे है। क्यों? खिड़की चारों तरफ बंद है, गेट उट सब चीज बंद है। तेज आंधी आया तो हवा ऊपर का हवा, छप्पर के ऊपर का हवा का वेग अचानक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अचानक वेग बढ़ जाएगा तो प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये प्रेशर घट के मान लो हो गया यहाँ पर भी 40, लेकिन अंदर के घर का प्रेशर 100 तो 100 ही है, तो अंदर का प्रेशर अधिक हुआ कि कम हो गया? अधिक हो गया, ऊपर वाला घट गया, तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में अधिक हो गया, तो ये अंदर का प्रेशर उसको उठाना चाहेगा कि नहीं उठाना चाहेगा? तो उठाना चाहेगा। यदि घर का बंधन सब कमजोर है तो रस्सी टूट जाएगा, छप्पर ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? ऊपर उठ जाएगा और हवा का वेग उसको नीचे उतार देगा। तो तेज आंधी आने पर कमजोर घर का छप्पर उड़ जाता है, मजबूत घर वाला नहीं है उड़ेगा। अब दूसरा बात पूछता हूं मैं आपसे कि तेज आंधी आने पर हम लोग को खिड़की खोल देना चाहिए कि बंद रखना चाहिए? चलिए बताओ, खिड़की खोल देना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? हाँ? एक भाई साहब बोलते हैं कि सर खिड़कियां खोल देंगे तो गर्दाने भर जाएगा। चलिए, गर्दा भर जाए सो अच्छा कि छपरिया उड़ जाए सो अच्छा?
गर्दा भरेगा तो साफ सुथरा कर लेंगे, अच्छा परिया उड़ जाए तब, हाँ फिर से बना लेंगे ना रे। रेडी, आगे बढ़े। तो क्लियर हो गया, खिड़की खोल देना चाहिए। खिड़की भी खोल देंगे तो रूम के अंदर का हवा का वेग भी बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर ऊपर का प्रेशर बैलेंस रहेगा, छप्पर उड़ने का चांस नहीं बनेगा। गर्दा जाएगा उसके लिए चिंता नहीं करना। रेडी, समझ गए बात को? किस थ्योरम का अप्लाई हो रहा है? अच्छा थ्योरी है ना। जब 11th क्लास बोर्ड एग्जाम में आता था उस समय ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड हुआ करता था, कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े बच्चा को ये पढ़ने था। और आप लोग का भी 11th का जब टेस्ट होगा ये सब क्वेश्चन एकदम पढ़ के जाइएगा, टीचर सब जरूर पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये से 100% इंपॉर्टेंट हो गया सब क्वेश्चन। सर पानी के बारे में सोचते हैं, जल के बारे में, हवा का दो उदाहरण दे दिया, तरल पदार्थ का थ्योरी किसका पढ़ रहे थे? तो तरल पदार्थ में द्रव और गैस दोनों में लागू होगा, किसी एक में लागू होगा? तो हवा में अप्लाई करा के दिखा दिया। अब चलते हैं, वो जल वाला उदाहरण लेते हैं। गंगा नदी में कौन सी बहता है? अल्कोहल, क्या बता है? और नहीं पानी, अच्छा ठीक है, जल प्रवाहित होता है नहीं। और गांव के नदी में, और उसमें भी वाटर फ्लो होता है, ठीक है, और उसमें बालू प्रवाहित होता है, देखो इसको। तो हम लोग समझ गए ना, गांव के नदी में और गंगा जी में दोनों में वाटर फ्लो करता है। आप लोग अपना कॉमन सेंस से जल्दी बताओ, बाढ़ के समय किसका वेग अधिक होगा? गंगा नदी में पानी अधिक वेग होगा कि गांव के नदी में पानी का वेग अधिक होगा? जल्दी बताओ, गांव वाला की गंगा नदी में? चलिए भाई, यहाँ पर हमको दोनों आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे गंगा भी बोल रहे हैं, कोई बच्चा गांव का नदी भी बोल रहा है। अब देखते हैं सही किसका होगा। आप लोग खुद आंसर देंगे, हम आंसर नहीं देंगे, हम लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक लगाएंगे आपका आंसर खुद अपने से निकल जाएगा। ये सर गंगा नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है, ये गंगा नदी हुआ, और ये हाँ गेरवा नदी है, गांव का नदी। गांव सब में जो बगल बगल में नदी होता है उसमें द्रव की ऊंचाई कितना मान लिया मैंने? H2। और गंगा नदी में द्रव की ऊंचाई क्या मान लिया? H1। यहाँ पर प्यारे प्यारे मोहन लोग प्रेशर P1 बराबर H1 इंटू रो इंटू जी बोलोगे, द्रव के द्वारा आरोपित दाब। पढ़े थे थ्योरी, याद है? हाँ सर, एच रो जी। तो गंगा नदी में प्रेशर जो है वो कितना बोलोगे? H1 रो जी। और गौ की नदी में प्रेशर जो P2 बोलोगे H2 रो जी। अब जल्दी बताओ, यहां भी पानी गति कर रहा है, वेग इसका मानेंगे V2, V2 मानते हैं, और यहां पर जो गति कर रहा है वेग मानते हैं V1। प्यारे मोहन साहब, आप जल्दी बताओगे यहां पर H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है? H1 बड़ा है ना, तो प्रेशर भी कौन बड़ा होगा? H1 बड़ा तो प्रेशर भी बड़ा, H2 छोटा तो प्रेशर भी छोटा। जल्दी बोलो। तो P1 ग्रेटर देन P2, तो दाब कहां पर अधिक हुआ, गंगा नदी में कि गांव का नदी में? दाब जहां अधिक होगा वहां वेग कम होगा।
कितने लोगों का सही हुआ था? संतुष्ट हैं? कंप्लीट समझ में बात आ गया? 100%? तो मजेदार लगा ना? लाइक कीजिएगा ना? हाँ, लाइक जरूर कीजिए। और अपने आसपास के दोस्तों को जरूर बताया कीजिए। क्या? हाँ, ऑनलाइन क्लास करो, पढ़ो लिखो। कानपुर नहीं जा सकता है तो घर में रह के पढ़ो। पूरा सिलेबस पढ़ाई होगी आराम से। 5 जनवरी से आपका ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, राइट? चलिए, ओके, बाय बाय।